नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर आज होंगे रवाना। व्लादिवोस्तोक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत रूस शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा। 5वें पूर्वी आर्थिक मंच को करेंगे संबोधित। दोनों देशों के कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर में 90% से ज्यादा इलाकों में हटी पाबंदियां। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा, घाटी के 110 पुलिस थाना क्षेत्रों में से 92 में दोपहर के प्रतिबंध नहीं। घाटी के ज्यादातर इलाकों में लैंडलाइन सेवाएं बहाल। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आखिरकार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी राजनयिक संपर्क की इजाजत। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुलाकात के दौरान भारी तनाव में दिखे जाधव। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को मिलेगी अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत। अमेरिका में बने 8 अत्याधुनिक जंगी हेलीकॉप्टर्स आज होंगे वायुसेना में शामिल। मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयासों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बैठक का लक्ष्य जमीन के बेहतर प्रबंधन से 2030 तक भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी पर है रोक लगाना। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से अगले 20 हफ्तों में 5400 सैनिक हटाने पर हुआ राजी। वहीं तालिबान ने आतंकी किए तेज। राजधानी काबुल में कल हुए हमले में 5 नागरिकों की मौत, 50 घायल। और खेलों में किंगस्टन जमैका में भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे और आखिरी टेस्ट में 257 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले हनुमा विहारी बने मैन ऑफ द मैच। ब्राजील में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष पर। 5 स्वर्ण सहित जीते 9 पदक। अपूर्वी चंदेला और दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वो व्लादिवोस्तोक में 5वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री रूस और भारत के बीच 20वीं शिखर बैठक में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा है कि यात्रा के दौरान तेल और गैस की खोज में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना मुख्य एजेंडा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर को रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20वें भारत रूस द्विपक्षीय सम्मेलन और 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के जरिए दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को नई ऊंचाई मिलेगी। साथ ही साथ भारत और रूस के साथ पूर्व में क्षेत्रीय सहयोग को नई मजबूती भी मिलेगी। The Prime Minister will deliver an address. There will also be an India-Russia business dialogue, and for this a 50-member FICCI delegation is also going to be in Vladivostok. So among the potential sectors are coking coal, obviously oil and gas, diamonds, timber, tourism, and from our perspective we are also looking at the possibility of farming and also of manpower exports. We need to broaden the relationship with Russia beyond civil, nuclear and defense into other areas of the economy. A 5-year roadmap laying out what possibilities we have in cooperating in oil and gas, both in terms of exploration and exploitation and in terms of purchase in the 5-year time frame 2019 to 2024. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कारोबारी प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले महीने रूस के व्लादिवोस्तोक की यात्रा की थी।
इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य निवेश अवसरों की तलाश करने के साथ साथ सुदूर पूर्व के प्रांतों के साथ घनिष्ठ साझेदारियां सुनिश्चित करना था। इसी कड़ी में अब रूस में प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के इतर व्यापार प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन और B2B समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बहुत सारे MOU अभी पाइपलाइन में हैं, 20 के ऊपर, मगर लीडर्स के सामने शायद 12 या 14 MOU एग्रीमेंट्स, चाहे डिफेंस पे हो, जॉइंट स्टेटमेंट पे हो, एनर्जी पे हो, इंटर रीजनल कोऑपरेशन पे हो, फार ईस्ट पे हो, ये सब एक्सचेंज होंगे। 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत की कई क्षेत्रों में भूमिका बेहद अहम होने वाली है। इनमें युवा शक्ति, लॉजिस्टिक्स, एक डिजिटल मार्ग, यूरेशिया में ह्यूमन कैपिटल और रूस भारत के बीच व्यापार संवाद शामिल हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में होगा। ये रूस के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शुमार है। Far Eastern Federal University plays a key role in the development of the whole Far East of Russia and the Asia Pacific in general, as it brings leaders of the neighboring countries and all over the world here for events like this, Eastern Economic Forum. इस अहम आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जापान, मलेशिया और मंगोलिया के अपने समकक्षों से वार्ता होने की उम्मीद है। इस यात्रा से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती लाने का माहौल बनेगा और इसके साथ ही रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र की आर्थिक सफलता सुनिश्चित होने के साथ साथ सहयोगात्मक माहौल बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने से इस बात का निश्चित तौर पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति है। न केवल रूस बल्कि विश्व के अन्य देश भी भारत के साथ रणनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ मैं अमित साहू, व्लादिवोस्तोक, रूस। और आइए अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कश्मीर के 92 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन की पाबंदी हटा ली गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 93% भाग में निषेधात्मक आदेशों को वापस ले लिया गया है। 95 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 76 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। घाटी में 26,000 लैंडलाइन फोन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। जम्मू और लद्दाख में लैंडलाइन और मोबाइल फोन पूरी तरह शुरू किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के बाद हालात सामान्य बने हुए हैं। कश्मीर घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है। घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों से अवरोधक हटा दिए गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है। घाटी में 90% से ज्यादा इलाकों में दिन में प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। हालात पूरी तरह से सामान्य है। On the law and order front, as you are aware, out of 111 police stations in the valley, only 105 of which are territorial or functional in that sense. As we speak, daytime restrictions have been fully lifted from 92 police stations, up from 81 last week. This makes 90% of the valley free of daytime restrictions of any kind. And in totality, we have 93% of Jammu, Kashmir and Ladakh free of any prohibitory orders today. कश्मीर घाटी में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। 111 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो इलाके आते हैं उसमें से अब 92 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटा लिया गया है। तेजी से जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सामान्य है, जबकि स्कूलों में भी बच्चों की उपस्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। सड़कों पर परिवहन सेवाएं सामान्य हो रही हैं। जम्मू में, लद्दाख में टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं सामान्य हैं, जबकि घाटी में 76 टेलीफोन एक्सचेंजों में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। लोगों को पूरी तरह से मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं।
we decided to open 29 more exchanges, making the number of functional exchanges to 76 out of a total of 95. Over 26,000 landlines are functional in the valley. This is evident from the fact that the Deputy Commissioner's office in Srinagar, which used to see 2,500 calls being made from its facility, has seen the number of calls being made from its facility fall by over 85%. घाटी में राशन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। जहाँ तक मुहर्रम के अरेंजमेंट का ताल्लुक है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब चावल का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम पहले ही शिया बरादरी के इलाकों में वो चावल पहुँचा चुके हैं। बिल किसी आदमी जगह पर ना पहुँचा होगा, विदर मांडल वहाँ भी पहुँच जाएगा। गैस हमने हर जगह अवेलेबल रखी है, क्योंकि बुकिंग ऑनलाइन होने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हमने मोबाइल वैन रखी है, हर वक्त अवेलेबल है। जो भी बंदा लेना चाहे जाके ले सकता है आराम से। कुल मिलाकर राज्य में हालात सामान्य है और आने वाले दिनों में स्थिति और भी सामान्य हो जाएगी। श्रीनगर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ डीडी न्यूज़। तो शैलेंद्र मिश्र की हम रिपोर्ट देख रहे थे और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, अब दिन में पाबंदियां कश्मीर घाटी में बिल्कुल कम कर दी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि लगभग पाबंदियां वहां पर हटा दी गई हैं। अब लोगों को किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं वहां पर? ये देखिए चंद्रशेखर जोशी, हम जानते हैं कि तकरीबन जो 90% से ज़्यादा जो इलाका है वहाँ पर दिन में पाबंदियाँ पूरी तरह से हटा ली गई हैं, जो अवरोध हटा लिए गए हैं। लिहाजा जो आवाजाही है लोगों की वो आसानी से हो रही है। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं, लोग अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। ज़रूरत के लिहाज से जिसको जहाँ जाना होता है वो आ जा पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, तो लिहाजा एक तरह से और सहूलियत घाटी के लोगों को मिलने वाली है। कोशिश इस बात की जा रही है, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो तमाम जो एक तरह से सहूलियत हो वो लोगों को मुहैया। हम जानते हैं कि अब फलों का सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हम जानते हैं कि सेब भारी मात्रा में यहाँ से घाटी से बाहर भेजा जाता है दूसरे राज्यों में, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है जिससे कोई दिक्कत न हो फल विक्रेताओं को, इस व्यापार में लगे लोगों को। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि घाटी के जो हालात हैं वो सामान्य बने हुए हैं और तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं 90% से ज़्यादा इलाकों में वो हटा लिए गए। और सबसे अहम बात ये चंद्रशेखर की अब 26,000 ऐसे टेलीफोन हैं जो चालू हो गए हैं। लिहाजा जो कम्युनिकेशन को लेकर जो दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं और अब लोगों को उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, चूंकि तमाम जो टेलीफोन एक्सचेंज जिसे बहाल किया गया है, लिहाजा 26,000 जो घाटी में टेलीफोन है उन पर बात हो पा रही, वो चालू हो गए हैं। तो कम्युनिकेशन को लेकर एक तरह से एक बड़ी राहत घाटी के लोगों को मिली है। चंद्रशेखर, शैलेंद्र, जब पूरी तरह से वहां पर लगभग पूरी तरह से वहां पर अब ढील दी जा रही है दिन में और किसी तरह की कोई पाबंदी वहां पर नहीं है, तो ऐसे मौके का फायदा कुछ असामाजिक तत्व भी उठा सकते हैं। उसके लिए सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? देखिए सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पूरा किया गया और इस बात को लेकर पूरी तरह से संज्ञान में इस बात को रखा जा रहा है और जानते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही। और साथ ही साथ चूंकि एक तरह से देखें तो बहुत शांतिपूर्ण रह रहा है, तो ऐसे में जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं उसको भी संज्ञान में लिया गया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इस बात की जानकारी भी दी गई कि जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं उसको भी प्रशासन संज्ञान में ले रहा है। तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शन जरूर हटाई गई हैं और जिस तरह से एक तरह से सहयोग भी मिल रहा है जनता का और एक शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन हटाने की तरफ एक तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मोबाइल सेवाओं को भी कई जगह घाटी में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, उस पर भी विचार हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश यह है कि लोगों को कोई दिक्कत न
हो, और यही वजह है कि 90% से ज़्यादा जगह पर डे टाइम रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएं, जिससे कि घाटी के लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम जानते हैं कि 4000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल के वो शुरू हो गए हैं। अच्छी खासी संख्या में जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि कुछ स्कूलों में जो छात्र हैं उनकी संख्या में अभी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। वो उम्मीद यह है कि अगले कुछ दिनों में ज़्यादा छात्र अपने स्कूलों में आएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 4000 से ज़्यादा स्कूल घाटी में ओपन हो गए हैं और जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में उपस्थित हो रहे हैं। जो मेडिकल सुविधाएं हैं अस्पतालों में वो पूरी तरह से, कल इस बात की विस्तार से जानकारी दी गई कि चाहे ऑपरेशन हो या फिर ओपीडी सेवाएं हो, सब सुनिश्चित की गई और सब सुचारू रूप से चल रही हैं। जरूरी दवाएं मौजूद हैं। तो ऐसे में एक तरह से कह सकते हैं कि तकरीबन सामान्य हालात अब घाटी के हो रहे हैं और यही वजह है कि 90% से ज़्यादा इलाकों में डे टाइम रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया गया। शुक्रिया शैलेंद्र इन सब जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। कुलभूषण जाधव मामले में भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान को जाधव को राजनयिक पहुंच देने पर मजबूर होना पड़ा। भारत ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से उच्चायोग की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद वो अगले कदम के बारे में फैसला लेगा। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ने कल कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। अब विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ये तय किया जाएगा कि किस हद तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन हुआ है। मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि कुलभूषण पर भारी मानसिक दबाव का असर साफ दिखा और वो पाकिस्तान के पक्ष को दोहराने के लिए भारी दबाव में नजर आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस बारे में इस्लामाबाद में उच्चाधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद ही इस मामले में अगले कदम पर विचार किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहां पर आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 34 साल हो गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर। यहाँ का हर बच्चा मेरी आंखों के सामने ही पला बढ़ा है। कल यहाँ से जाने के बाद क्या यही गांव वाले मेरा योगदान याद रखेंगे? मेरा वजन लेने के लिए और मुझे कुपोषण से बचाने के लिए थैंक यू। हमें समय पर पोषाहार देने के लिए धन्यवाद। मैडम, क ख ग से LLB तक का रास्ता आपने ही दिखाया था। इस सफर को शुरू करवाने के लिए थैंक यू। मुन्नी की इस दुनिया में आने की खुशखबरी उसके पिताजी से पहले मैंने आपको दी थी। गर्भ के हर कदम पर मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद। ये हमारी छोटी बहन हमसे ज्यादा सियानी हो गई है। हमारी गोद भराई से लेके मुन्नी के अन्नप्राशन और उसकी भी गोद भराई तक हमारा साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि गर्भ से जीवन के पहले 1000 दिन बच्चे के पोषण और दिमागी विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उसके भविष्य को आकार देते हैं। कृष्णा देवी की तरह भारत में रोज 13 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक लक्ष्य के साथ घर से निकलती हैं। हजारों माँओं और बच्चों के भविष्य को संवारने का लक्ष्य। उनका हौसला बनाए रखने के लिए आप भी अपने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हाथ बटाएं। उनको धन्यवाद कहिए। हेलो, कौन?
नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP14 दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुका है। सम्मेलन में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को 2 वर्ष की अवधि के लिए COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का अध्यक्ष चुना गया है। जावड़ेकर ने कहा कि बड़ी जनसंख्या वाले देशों भारत, रूस, चीन, नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के 122 देश उत्पादक जमीन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हो गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को इस समस्या से लड़ने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अकबर रोड पर गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया। नवनिर्मित गुजरात भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक गुजराती गरबे के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भवन के कई हिस्सों को बेहद करीब से देखा। हरित भवन की अवधारणा पर बनाया गया ये भवन परंपरागत शिल्प और आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से तैयार किया गया है। ये भवन गुजरात की परंपरागत संस्कृति, कला और पाक शैली का प्रतीक होगा। गरवी गुजरात भवन के निर्माण में 131 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मौके पर गुजरात सरकार ने विज्ञान भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भगवान सिद्धिविनायक के पर्व पर हम एक और सिद्धि का उत्सव मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गरवी गुजरात सदन भले ही मिनी गुजरात का मॉडल हो, लेकिन ये न्यू इंडिया की उस सोच का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। हम जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं। समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने की एक आदत सरकारी संस्थाओं में, सरकारी एजेंसियों में विकसित हो रही है। और जब मैं गुजरात में था तो मैं डंके की चोट पर कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। भारत के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत ही उसे महान बनाती है, ताकतवर बनाती है। लिहाजा देश के हर हिस्से, हर राज्य की ताकत को, शक्तियों को पहचान कर हमें आगे बढ़ाना है, उनको नेशनल और ग्लोबल स्टेज पर अवसर देना है। इसी साझा ताकत से हम उन संकल्पों को सिद्ध कर पाएंगे जो आने वाले 5 वर्षों के लिए तय किए गए हैं। ये भवन टूरिज्म और ट्रेड के सेंटर बने, इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, विंध्य के आदिवासी अंचलों से लेकर साउथ की समुद्री विस्तार तक हमारे पास देश के साथ शेयर करने और दुनिया को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। अब हमें इसको प्रमोट करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। और देश की सुरक्षा के लिहाज से आज एक बड़ा दिन है। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए 8 अमेरिका निर्मित अपाचे AS-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को आज IAF में शामिल किया जाएगा।
एयर चीफ मार्शल BS धनोआ पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होने वाले इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है। IAF ने अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ सितंबर 2015 में कई अरब डॉलर का अनुबंध किया था। इसके तहत बोइंग ने 27 जुलाई को 22 हेलीकॉप्टर में से पहले 4 हेलीकॉप्टर दिए थे। कई अरब डॉलर का अनुबंध होने के करीब 4 वर्ष बाद हिंडन एयरबेस में भारतीय वायुसेना को अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच की डिलीवरी की गई थी। INX मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल कांग्रेस नेता P चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने याचिका में CBI की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें CBI हिरासत में भेजा गया था। बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री से कहा कि वो अंतरिम राहत के लिए संबंधित अदालत में जाएं। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया। CBI से कहा कि वो विशेष अदालत से चिदंबरम की रिमांड 1 दिन के लिए बढ़वा लें। CBI ने चिदंबरम को विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम की CBI कस्टडी आज तक के लिए बढ़ा दी। P चिदंबरम की अंतरिम जमानत पर दोपहर बाद निचली अदालत में सुनवाई होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी चिदंबरम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और निचली अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे 21 अगस्त की रात को गिरफ्तारी के बाद से आज का दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए अहम हो गया है। चंद्रयान 2 ने कल दोपहर एक और अहम चरण पूरा कर लिया है। यान का लैंडर विक्रम अपने ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन में दोपहर 1:15 पर ऑर्बिटर से लैंडर को अलग करने का काम तेजी से पूरा किया। ये काम रिमोट द्वारा कुछ मिली सेकेंड्स में पूरा किया गया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 की दोनों प्रणालियां ऑर्बिटर और लैंडर एकदम ठीक हैं। लैंडर अब 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रात 1:55 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय वार्ता के लिए जापान के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने कल जापान के बीच रक्षा मंत्री के साथ वार्षिक मंत्री स्तरीय बैठक की, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया तो जापान की तरफ से उनके समकक्ष ताकेशी इवाया ने की। रक्षा मंत्री ने जापान के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की चर्चा करते हुए कहा कि इसने पिछले कुछ सालों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। भारत और जापान ने तय किया है कि ऐसी संरचनाओं का विकास किया जाए जिससे B2B यानी दोनों देशों के रक्षा उत्पादकों के बीच न सिर्फ सहयोग आगे बढ़े बल्कि 2+2 वार्ता के जरिए रक्षा और उसे भू राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जापान दौरे के दूसरे दिन जापान मैरीन यूनाइटेड इसोगो वर्क्स का दौरा करेंगे। इस दौरे पर रक्षा मंत्री के साथ जापान के संसदीय उपमंत्री होंगे। जापान मैरीन यूनाइटेड वर्क्स समुद्री जहाजों के निर्माण में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए पूरी दुनिया में जानी जाता है। इस दौरान रक्षा मंत्री को इसोगो वर्क्स में जहाज निर्माण क्षेत्र में जारी नवाचारों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राजनाथ सिंह आज हमात्सु भी जाएंगे, जहां वो जापान की वायुसेना के सबसे बड़े प्रशिक्षण कमांड का दौरा करेंगे। प्रशिक्षण कमांड में रक्षा मंत्री को तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारियों के अलावा E-767 अवॉक्स, F-15 फाइटर जेट और T-4 प्रशिक्षण विमान की क्षमताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए सैद्धांतिक समझौते के तहत अमेरिका 20 सप्ताह के भीतर अफगानिस्तान से 5,400 सैनिकों की वापसी करेगा। इस समझौते पर अफगान नेताओं को जानकारी देने के बाद तालिबान वार्ताकार ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस समझौते को अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इस बीच इस इंटरव्यू के प्रसारित होते ही काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ। तालिबान ने इस हमले के पीछे होने की बात कही है। हमले में कम से कम 5 नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। बयान में बताया गया है कि यह हमला विदेशी सेनाओं को लक्षित कर किया गया था। बम विस्फोट के जरिए एक आवासीय परिसर में रह रहे विदेशियों को निशाना बनाया गया। हमले में एक बंदूकधारी भी शामिल था। इस हमले के बाद आशंका बढ़ी है कि तालिबान के साथ अमेरिकी वार्ता से अफगानिस्तान में रोजमर्रा की हिंसा और नागरिकों की हत्या का दौर जल्द ही समाप्त नहीं होने जा रहा है।
2001 में हुए अमेरिकी हमले के बाद से इस समय आतंकियों ने तुलनात्मक रूप से अधिक क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया है और अभी की अफगान सरकार से बात करने से इनकार कर दिया है, जिसे वो अमेरिका की कठपुतली सरकार मानते हैं। कैरिबियाई देश बहामास में भीषण तूफान डोरियन का कहर जारी है। इस तूफान की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। तूफान के दौरान 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। प्रभावित इलाकों में 13,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पानी भर गया है। बहामास के नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि डोरियन अभी ग्रांड बहामास के पूर्वी छोर पर है। यहां से फ्लोरिडा का वेस्ट पाम बीच सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। अमेरिकी प्रांत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना ने आपात स्थिति का ऐलान कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहां पर आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? चौंतीस साल हो गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ का हर बच्चा मेरी आंखों के सामने ही पला बढ़ा है। कल यहाँ से जाने के बाद क्या यही गांव वाले मेरा योगदान याद रखेंगे? मेरा वजन लेने के लिए और मुझे कुपोषण से बचाने के लिए थैंक यू। हमें समय पर पोषाहार देने के लिए धन्यवाद। मैडम, क ख ग से LLB तक का रास्ता आपने ही दिखाया था। इस सफर को शुरू करवाने के लिए थैंक यू। मुन्नी की इस दुनिया में आने की खुशखबरी उसके पिताजी से पहले मैंने आपको दी थी। गर्भ के हर कदम पर मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद। ये हमारी छोटी बहन हमसे ज्यादा सियानी हो गई है। हमारी गोद भराई से लेके मुन्नी के अन्नप्राशन और उसकी भी गोद भराई तक हमारा साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि गर्भ से जीवन के पहले 1000 दिन बच्चे के पोषण और दिमागी विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उसके भविष्य को आकार देते हैं। कृष्णा देवी की तरह भारत में रोज 13 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक लक्ष्य के साथ घर से निकलती हैं। हजारों माँओं और बच्चों के भविष्य को संवारने का लक्ष्य। उनका हौसला बनाए रखने के लिए आप भी अपने गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हाथ बटाएं, उनको धन्यवाद कहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको आर्थिक खबरों की ओर लिए चलते हैं और देखते हैं अर्थ जगत आंचल के साथ। शुक्रिया चंद्रशेखर। तो आज कारोबारी सत्र का दूसरा दिन यानी कि मंगलवार है। निगाह डालेंगे प्रमुख आर्थिक खबरों पर और सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकों को लेकर। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप बैंकों में नई पूंजी डालने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA व्यवस्था में रहने वाले 4 बैंक भी इसके दायरे से बाहर निकल जाएंगे। वर्तमान में सिर्फ 4 बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया PCA के दायरे में है। इस कार्रवाई के तहत आने वाले बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। उन्हें नया कर्ज देने, प्रबंधन के पारितोषिक और निदेशकों की फीस जैसे मामलों में कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना होता है। सरकार ने हाल ही में इन 4 बैंकों में 10,800 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की। ये पूंजी इतनी ज्यादा है कि इससे चारों बैंक इसी साल PCA की व्यवस्था से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे।
अगर किसी टैक्स पेयर ने आधार के जरिए अपना रिटर्न फाइल किया है तो आयकर विभाग उसे पैन कार्ड जारी करेगा। जी हां, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया कि जिस व्यक्ति ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार दाखिल किया है तो उसे पैन जारी किए जाने के लिए मान्य माना जाएगा और उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराना पड़ेगा। दरअसल CBDT ने दोनों डेटाबेस को लिंक करने की ये योजना शुरू की है और ये नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है। जो व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करेगा उसे आयकर विभाग की तरफ से खुद ब खुद पैन जारी हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इसके बाद दोनों दस्तावेज आपस में लिंक हो जाएंगे। CBDT ने यह भी बताया कि पैन और आधार को लिंक कराना कानूनी रूप से जरूरी है। और अब खबरों में बात फ्लिपकार्ट की, जिसके सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी में अपनी 100 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1.4 करोड़ डॉलर की जो हिस्सेदारी है उसे न्यूयॉर्क के हेज फंड टाइगर ग्लोबल को बेच दिया है। फ्लिपकार्ट द्वारा जमा किए गए जो दस्तावेज है उनमें यह माना गया कि पूर्व सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किए जाने के बाद से तीसरी बार कंपनी में अपने शेयर्स बेचे हैं। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण करने के दौरान भी बंसल ने 15 करोड़ डॉलर के आसपास के शेयर्स बेचे थे। बिन्नी बंसल ने सचिन बंसल के साथ मिलकर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी की खबरों के लिए चंद्रशेखर के पास। धन्यवाद आंचल, आपका बहुत बहुत। और आइए अब खेल की खबरों की ओर चलते हैं। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 257 रन से जीतकर 2 मैच की सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने 468 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45 रन पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय टीम के आगे ज्यादा देर तक अपने संघर्ष को कायम नहीं रख सकी और दूसरी पारी में 210 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए। वहीं ईशांत शर्मा ने 2 जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल किया है। किंगस्टन टेस्ट का अंतिम स्कोर कार्ड रहा। भारत पहली पारी में 416 रन, वेस्टइंडीज पहली पारी में 117 रन, भारत दूसरी पारी में 4 विकेट पर 168 रन, वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 210 रन। इस टेस्ट सीरीज जीत के साथ ही भारत ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 120 अंक के साथ शीर्ष पर है। भारत ने इससे पहले एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले को 318 रन से अपने नाम किया था। और वहीं भारत ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF वर्ल्ड कप में 5 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर रहकर शानदार समापन किया। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने यशस्विनी देसवाल व अभिषेक वर्मा की जोड़ी को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मात देकर 5वां गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ भारत ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। इससे पहले निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। अपूर्वी चंदेला और दीपक कुमार ने चीन की यंगकियान और यू होनम को फाइनल में 16-6 से मात दी। और उधर US ओपन में कल उलटफेर भरा दिन रहा। महिला वर्ग में मौजूदा चैंपियन नाओमी ओसाका को चौथे दौर में हार का सामना करना पड़ा। ओसाका को स्विट्जरलैंड की 13वीं वरीयता प्राप्त बेलिंडा बेंसिस ने 7-5, 6-4 से मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में 6ठी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव भी हार कर बाहर हो गए। ज्वेरेव को अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन ने हराया। श्वार्ट्जमैन को यह मैच जीतने में लगभग 3 घंटे लगे। और वहीं इटली के 24वीं वरीयता प्राप्त मैथियो बेरेतिनी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बेरेतिनी ने रूस के आंद्रे रुबलेव को 6-1, 6-4, 7-6 से मात दी। और आइए अब आपको दिल्ली के अखबारों में प्रकाशित कुछ खबरों में से कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान अखबार की, और ये जो खबर है ये लगभग आज सभी अखबारों में इसको सुर्खियों के तौर पर छापा गया है। खबर है, पाक जेल में बंद कुलभूषण से पहली बार मिले भारतीय राजनयिक, और जाधव गलत बयान देने के दबाव में दिखे। ये पाकिस्तान ने 3 साल से जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक सोमवार को पहली बार राजनयिक पहुंच दी।
इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया ने एक उप कारागार में उनसे करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और विदेश मंत्रालय के अफसरों का ये कहना है कि जाधव पर गलत बयान देने के लिए भारी दबाव वहां पर दिखा। यानी कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव पर दबाव बना रहा है कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के हिसाब से बयान दे। और दूसरी खबर हम ले रहे हैं जनसत्ता अखबार से। इसमें एक खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में ये कहा है कि खुलेआम आतंक का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान, वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहना है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का। और उनका ये भी कहना है कि जब तक वो इसकी वित्तीय मदद और आतंकी समूहों की भर्ती पर रोक नहीं लगाता तब तक उसके साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा हाल में कश्मीर मुद्दे पर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे गए एक लेख का जवाब दे रहे थे। और तीसरी खबर हम ले रहे हैं दैनिक जागरण अखबार से। दैनिक जागरण में एक खबर है, इस माह से सफदरजंग में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। केंद्र सरकार के सफदरजंग अस्पताल में इस माह से रोबोटिक सर्जरी शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि जल्द ही यहां रोबोटिक मशीन लग जाएगी। यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों, किडनी, प्रोस्टेट व यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की रोबोटिक सर्जरी यहां पर होगी। और आइए अब हम चलते हैं इतिहास के झरोखे की ओर और देखते हैं आज का दिन कितना खास। वर्ष 1923 में आज के दिन देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था। 1926 में आज ही बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। वो एक निर्देशक, निर्माता, गायक, संगीतकार और पार्श्व गायक भी थे। 1984 में आज ही के दिन दक्षिण फिलीपींस में आए एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। इस तूफान में हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक मापी गई थी। आज ही के दिन वर्ष 2004 में 3 दिन तक अपहरणकर्ताओं के कब्जे में रहे एक स्कूल को रूसी सैनिकों ने मुक्त कराया था। मुक्त कराने की इस कार्रवाई में कम से कम 200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे शामिल थे। और आइए अब उन खबरों की बात करते हैं जिन पर आज सबकी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में 20वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर चौथे हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2019 में भाग लेने के लिए मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। IOC 2019 का विषय हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कोच्चि में कोच्चि मेट्रो रेल के महाराजा कॉलेज थायकुकम परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना कोच्चि मेट्रो का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा पेटा SN जंक्शन विस्तारीकरण और कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश के लिए इसरो एक छोटी प्रक्रिया अपनाएगी। इस प्रक्रिया की समय सीमा 3 सेकंड की होगी, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लैंडर विक्रम की मौजूदा प्रणाली सही रूप से कार्य कर रही है। और देश भर में इन दिनों गणेश चतुर्थी की धूम है। राजधानी दिल्ली में भी बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों में भारी उत्साह है। दिल्ली के माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश महोत्सव आरंभ हो चुका है। देश भर में काफी उत्साह का माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बहुत उत्साह के साथ श्रद्धालु गणेश महोत्सव में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ति। गणेश महोत्सव को लेकर जगह जगह भव्य पंडाल तैयार किए गए हैं। हम इस समय
बैंक के एन्क्लेव के डीजे ग्राउंड में हैं, जहां भव्य पंडाल का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर भव्य मूर्ति बनाई गई है भगवान गणेश की। करीब 12 फीट इसको बनाया गया है। श्री गणेश सेवा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र लड्डा जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हम हमेशा गणेश पूजा के साथ साथ कई सार्वजनिक सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जैसे कि इस पंडाल में गणेश जी की पूजा के साथ साथ में हेल्थ चेकअप कैंप भी होगा, ब्लड कैंप भी होगा, और स्पेशल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है जल ही जीवन है, चाहे स्वच्छता का हो, उसमें गणेश सेवा मंडल भारत सरकार के साथ हर उनके प्रोग्राम के अंदर अपना भागीदार बनता है। पिछली बार भी आपने देखा होगा हमारे पंडाल में 8000 पौधों से पंडाल सुसज्जित था, जिससे कि यमुना मैली ना हो, और मूर्ति का विसर्जन भी हमने यहीं किया। धार्मिक महोत्सव के साथ साथ यहाँ पर खास तौर पर पर्यावरण का संदेश देने का पूरा प्रयास किया गया है। लोगों को पौधे बांटे जाते हैं। खास तौर पर एक यहाँ पर कुंड तैयार किया गया है, जहाँ पर गणेश विसर्जन भी होगा 12 तारीख को। कैमरामैन अंकित रावत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एकता और सामुदायिक भागीदारी के जरिए बड़ी से बड़ी समस्या से भी पार पाया जा सकता है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है लद्दाख की नुब्रा घाटी के एक छोटे से गांव के लोगों ने। क्या ये मिसाल है, आइए देखते हैं। ये है लद्दाख की नुब्रा घाटी। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य तो भरपूर है ही, लेकिन साथ ही रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयां भी बहुत हैं। लेकिन यहाँ के बाशिंदों की हिम्मत और उनका हौसला भी कुछ कम नहीं है। सामुदायिक भागीदारी से यहाँ के लोगों ने कई बड़े मसले खुद ही हल किए हैं। और ऐसा ही एक और किस्सा सामने आया है नुब्रा घाटी में स्थित टाइगर गांव में। इस गांव की बड़ी समस्या थी मोबाइल सिग्नल्स, जो ऐसे दुर्गम स्थानों में अक्सर देखने को मिलती है। इस गांव के लोग बीएसएनएल के अधिकारियों से मिले और निगम ने इस गांव को एक मोबाइल टावर लगाने के लिए चयनित किया। गांव वालों ने दिन रात की मेहनत से महज 2 दिनों में बीएसएनएल की तकनीकी मदद से मोबाइल टावर का काम पूरा कर दिखाया और गांव को संचार के मामले में साधन संपन्न किया। हमारा डिमांड था, इस गांव में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था बहुत सालों से, तो हमने जेएम साहब को रिक्वेस्ट किया था, काफी एप्लीकेशन डाले थे। हमारे इधर 3G टावर लग रहा है। अब ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट दोनों की आबाद सुविधा मिल रही है। टाइगर गांव के ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और कर्मठता से अपने इलाके की सूरत तो बदल ही डाली, साथ ही उन्होंने सामुदायिक प्रयास की अनुकरणीय मिसाल भी पेश की है। गुड न्यूज इंडिया के लिए ले ब्यूरो, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ दृश्यों के साथ। और आज हम आपको दिखा रहे हैं श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे में, जहां 25,000 महिलाओं ने एक साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। आप इन दृश्यों को देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।